हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपका पीयूष सर, आप सभी के साथ। और अगेन हम लोग इंग्लिश फॉर डिफेंस के इस अपने सेक्शन में एक और टॉपिक, वही जो हमने लास्ट टाइम अपना स्टार्ट किया था नाउन, उसको आज हम लोग फिनिश करते हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो उसके और रह गए हैं डिस्कशन करना। अगर आपने इसके बाकी पिछले पार्ट्स हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर उनको ज़रूर ऑब्जर्व कर लीजिए, उनको वॉच कर लीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं हमसे डिस्कशन करिए। सो मैंने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम कि हम लोगों ने नाउन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू किया था, नाउन के फॉर्म से रिलेटेड। याद रखिएगा, डिस्कशन हम लोगों ने ये किया था कि हमारा नाउन सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। ये नाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का। अब इनमें भी वो नाउन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो काम करता है सब्जेक्ट का, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या फिर प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए सेंटेंस में रिलेटेड हमारी वर्ब। तो वर्ब का सीधा सा रिलेशन आ जाता है और ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमसे पूछा भी जाता है एक और पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज सिंटैक्स। तो ये यहाँ नाउन से शुरू होता है। पार्सिंग में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था, फिर नाउन पे आए हैं हम लोग, सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं नाउन को। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंटली कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, अपने आप हमारा वन टॉपिक ये सिंटैक्स कवर होता चलेगा यहाँ साथ साथ में ही, ठीक है ना। सिंटैक्स हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नाउन से रिलेटेड जो भी सिंटैक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सब यहाँ पर आराम से कवर हो जाएंगे। सो ये हमारा ओवरऑल पोर्शन जो था नाउन का। सिंगुलर प्लूरल पे हम लोगों को अभी बेसिकली फोकस करना है, कौन सा नाउन सिंगुलर कौन सा नाउन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह से यूज होता है तब, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन तब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, जब पैसिव बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए, सिंगुलर प्लूरल के कुछ रूल मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कशन किए थे, उसी पॉइंट को और आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और वो है ये, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दिखते हैं आपको दोनों फॉर्म में, लेकिन उन दोनों नाउन का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है। मीनिंग इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, दोनों का प्लूरल और सिंगुलर में मीनिंग ही अलग अलग होता है। यानी बॉय का मतलब लड़का, बॉयज का मतलब लड़के, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन यहां क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जब विदाउट एस या ईएस आप वर्ड यूज करते हो तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, और अगर आपने उसमें एस या ईएस लगा दिया तो उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाएगा। सो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि वर्ड का यूज आप किस तरीके से कर रहे हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाउन का कलेक्शन मैंने यहाँ आपके लिए किया है। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है वर्क। वर्क का मतलब आप सभी को पता है, काम होता है, जो भी आप जॉब करते हो, जो भी आपका एक्शन लेबर होता है। लेकिन अगर आप वर्क की जगह वर्क्स ये वर्ड यूज करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है रचनाएं। कोई भी जो लेखक होता है उसकी जितनी भी रचनाएं होती हैं उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम वर्क की जगह वर्क्स का यूज करेंगे। अब याद रखिएगा, वर्क को एक अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है जिसका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन अगर आपको इसका प्लूरल कहीं पर दिखेगा तो वो इस सेंस में या इस मीनिंग में दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पेयर है, अपने पास नोट करते चलिएगा, डिस्कशन जरूर कर लीजिए, वो मैं आपसे यहां पर कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड आयन। आयन का मतलब होता है लोहा, ये एक मेटल है, लेकिन अगर आपको वर्ड आयंस दिखता है तब इसका मीनिंग निकलता है हैंडकफ्स, फिटर्स, जो बेड़ियां होती हैं कैदियों को पहनाने के लिए, हथकड़ियां होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है वर्ड आयंस। बेड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा ये। अच्छा, एयर। एयर का मतलब होता है हवा, ये सभी को पता है। एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर वर्ड एयर की जगह आपने एयर्स का यूज किया तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके एटीट्यूड, एरोगेंस या प्राइड को, गर्व, अहंकार, घमंड को शो करता है। याद रखिएगा, अब अगर मुझे बोलना हो सेंटेंस कि वो लड़का जो है वो बहुत ज्यादा भाव खाता है, बोलते ना वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज्यादा भाव खाता है, तो इसको इंग्लिश में अगर आपको बोलना हो तो आप बोलोगे, बॉय या गर्ल कुछ भी आप ले सकते हो, ही या शी से डजंट मैटर, आप सेंटेंस बोल सकते हैं he gives
एयर्स टू हिमसेल्फ। अब एयर्स का मतलब याद रखिएगा यहां पर ये कोई हवा नहीं है। अगर आपने यहां पर एयर कर दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। सो एयर की जगह एयर्स, एयर्स की जगह एयर, ये आपको एरर में दिया जा सकता है। दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कब कौन सा यूज होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट एरर्स के क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ही गिव्स एयर्स टू हिमसेल्फ मतलब वो बहुत भाव खाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सेल्फ प्रेजिंग करता रहता है, बहुत घमंडी है, ये मीनिंग निकलता है। तो एयर और एयर्स दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब आपको पता है लकड़ी होता है जो पेड़ से हमें मिलती है, लेकिन जब आप वुड्स बोलते हैं ना तो ये वर्ड रिप्रेजेंट करने लगता है फॉरेस्ट को, एक जंगल को। याद रखिएगा, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। चलिए याद रखिएगा सारे के सारे नाउन। अपने पास एक कलेक्शन जरूर बना लीजिए क्विक रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम पे ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी चीजें। नेक्स्ट अगेन, मिल्क का मतलब पता है आप सभी को, दूध होता है, लेकिन जब आपको कहीं मिल्क्स वर्ड दिखता है ना तो ये रिप्रेजेंट करता है मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स को। जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके अगर आपको बोलना है तो आप मिल्क्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बट याद रखिएगा मिल्क्स, मिल्क का प्लूरल नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी अलग चीज को। नेक्स्ट इज सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत या बालू, जो रेगिस्तान में मिलता है। नॉर्मली घर बनाने में आपने देखा है यूज होता है, लेकिन अगर सैंड्स मिलता है तो ये रिप्रेजेंट करता है एक रेगिस्तान को जहां बहुत बड़ी संख्या मात्रा में आपको मिलता है ये सैंड। सैंड पार्टिकल जहां बहुत बड़ी संख्या में या ज्यादा मात्रा में जहां सैंड होता है उसको बोलते हैं डेजर्ट यानी सैंड्स। एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है मिसयूज, बुरा बर्ताव करना, किसी को गाली देना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ये भी आ जाता है एब्यूज में। लेकिन अगर आपको वर्ड एब्यूजेस कहीं मिलता है तो ये वर्ड याद रखिएगा रिप्रेजेंट करता है हमारी कुरीतियां जो होती हैं, जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे सोसाइटी में बुरे बर्ताव के फॉर्म में जो चीज़ें ऑलरेडी प्रिवेल्ड हैं, मतलब व्याप्त हैं हमारे सोसाइटी में, जितनी भी कुरीतियां हैं, इल मैनर्स जितने भी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहलाती हैं एब्यूजेस। याद रखिएगा एब्यूज का मतलब होता है बुरा बर्ताव करना, लेकिन एब्यूजेस का मतलब होता है वो चीज़ें जो ऑलरेडी ट्रेंड में हैं और जिनको बुरा माना जाता है। जैसे आपको पता होगा सती प्रथा पहले थी हमारे यहाँ, वो एक तरह की कुरीति थी, तो उसको आप बोल सकते हैं एब्यूजेस में, ठीक है ना। एब्यूजेस मतलब कुरीतियाँ। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, आपको पता है, लेकिन जब रिटर्न्स वर्ड आपको मिलता है कहीं भी लिखा हुआ तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस के जो लाभ होते हैं, जो भी रिटर्न्स हमें मिलते हैं, जो भी प्रॉफिट्स मिलता है उसको रिटर्न्स बोला जाता है। याद रखिएगा रिटर्न, वापस आना, रिटर्न्स मतलब लाभ। गुड का मतलब पता है आपको, अच्छा होता है, आप बोलते हैं आई एम गुड, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन जब गुड्स लिखा होता है तो ये एंटाइटीज, कमोडिटीज या सामान, वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड होता है हमारा गुड्स। देखा होगा आपने ट्रक के ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब ले जाने वाला। अब गुड मतलब अच्छे तरीके से ले जाने वाला नहीं होता, गुड्स कैरियर का मतलब होता है सामान को ढोने वाला जो होता है उसको बोला जाता है गुड्स कैरियर। याद रखिएगा अगेन ये टर्म्स पेयर जरूर ध्यान रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल अलग अलग मीनिंग। नेक्स्ट पेयर इज वाटर। वाटर का मतलब पता है आपको, एक्वा पानी होता है, जल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन जब वाटर्स मिलता है तो ये बड़ी जल राशि स्पेशली समुद्र को शो करने के लिए, सी के लिए यूज होता है। फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है फल जो आपको पेड़ से मिलता है। फ्रूट्स का मतलब भी होता है फल, ये भी याद रखिएगा, दोनों का मतलब होता है फल, लेकिन इन दोनों फल में बड़ा अंतर होता है। ये जो फल होता है फ्रूट, ये आपको पेड़ से मिलता है, लेकिन ये जो फ्रूट्स होता है ये केवल और केवल मेहनत से मिलता है। बोलते हैं ना मेहनत का फल, सब्र का फल मीठा होता है, तो वो जो फल आता है ना वो कोई एक्चुअली फल नहीं होता, वो होता है उसका रिजल्ट। और रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड आता है वो फ्रूट की जगह फ्रूट्स को यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रूट और फ्रूट्स में बहुत बेसिक सा अंतर है बट इंपॉर्टेंट है। फ्रूट पेड़ से फल मिलता है, फ्रूट्स मेहनत का फल मिलता है। तो अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज सक्सेस,
हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो उसका जो नतीजा निकलता है वो ये कि आप सफल हो जाते हो। तो फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क नहीं दिया होगा, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क वहां दिया होगा, याद रखिएगा। विट का मतलब होता है स्किल्ड इन स्पीकिंग, बोलने में जो वक्ता बहुत अच्छा होता है, कुशल वक्ता, उसके लिए बोला जाता है विट। लेकिन विट्स मतलब होता है आपकी बुद्धिमानी, ये दिमाग से रिलेटेड होता है, ये स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। क्लियर रखिएगा डिफरेंस। कस्टम और कस्टम्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। कस्टम की जगह कस्टम्स दे देते हैं, कस्टम्स की जगह कस्टम दे देते हैं, याद रखिएगा। कस्टम मतलब होता है हमारे जो भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं वो आते हैं हमारे कस्टम में, ट्रेडिशन कस्टम से रिलेटेड होता है ये। लेकिन ये जो कस्टम्स होता है ना, कस्टम्स ऑफिसर्स, ये वो होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड होते हैं। इंपोर्ट जो भी होता है, बाहर से कुछ आप ला रहे हो इंडिया में अगर, तो उसके ऊपर जो भी आपको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कस्टम्स। तो उस पे वहाँ ड्यूटी करने वाले, उस टैक्स को लिवाई करवाने वाले, उसको रिसीव करने वाले, उसको देखने वाले कि आपने पे किया है कि नहीं, वो जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कस्टम ऑफिसर नहीं बल्कि कस्टम्स ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है ना। तो कस्टम और कस्टम्स दोनों चीजें याद रखिएगा। अच्छा, मैनर और मैनर्स। मैनर का मतलब होता है तौर तरीके, मैनर्स का मतलब भी यही होता है, तौर तरीके, व्यवहार। दोनों में अंतर ये है, मैनर का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग समथिंग, किस तरीके से आप कोई काम करते हो, ठीक है ना। लेकिन मैनर्स एंड एटिकेट्स मतलब आता है आपका शिष्टाचार। जो शिष्टाचार में चीजें आती हैं वो आती हैं मैनर्स में, और किस तरीके से आप किसी काम को करते हो, द मैनर ऑफ डूइंग दिस, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो आता है मैनर में। मैनर और मैनर्स डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अगेन, पेन और पेन्स, दोनों में एक चीज कॉमनली आपको दिख रही होगी यहां पर यूज्ड होती हुई, ग्रीफ। दोनों का मतलब होता है तकलीफ, दुख। अंतर क्या है दोनों में? पेन का मतलब होता है दर्द, जो फिजिकल पेन होता है। किसी भी चीज का अगर आपको दर्द है, कोई चोट लग जाती है, दर्द हो रहा है, तो वो पेन में आता है। लेकिन पेन्स का एक मतलब होता है मेंटल पेन, नॉट फिजिकल। अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तनाव में हो, किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पेन्स। डोंट टेक पेन्स फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फिजिकल हार्म किया जा रहा है, मतलब है इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। तो टेक पेन्स का मतलब ही होता है चिंता करना, मेंटल पेन को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों में तकलीफ होती है, ऑफ कोर्स, ये फिजिकल पेन है इसलिए तकलीफ है, वो मेंटल पेन है इसलिए तकलीफ है। नेक्स्ट, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है 1/4, एक चौथाई। किसी भी चीज का एक चौथाई पार्ट जो होता है वो क्वार्टर। लेकिन जब आप क्वार्टर्स बोलते हैं तो ये हाउस या रूम को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जनरली सर्वेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, एम्प्लॉइज के लिए होते हैं, ये आता है क्वार्टर्स में। सर्वेंट क्वार्टर्स आपने सुना होगा, बस याद रखिएगा, सर्वेंट क्वार्टर मत बोलिएगा, सर्वेंट क्वार्टर्स होता है। नेक्स्ट वर्ड इज लेटर। लेटर ऑफ कोर्स जो भी हमारी अल्फाबेट है, जैसे ABCD आप पढ़ते हो तो वो एक लेटर में आता है। लेटर, ये लेटर्स जो वर्ड है वो भी एक्चुअली अल्फाबेट को ही रिप्रेजेंट करता है। ABCD, A एक लेटर है और ABCD 4 लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये लेटर का प्लूरल भी है, लेकिन लेटर्स का एक मतलब और रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर, नॉलेज, इसको रिप्रेजेंट करता है। पढ़े लिखे लोगों को बोला भी जाता है मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। मैन ऑफ लेटर्स बोला जाता है, लेटर नहीं बोला जाता, क्योंकि मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ, कॉपर और कॉपर्स, ये बहुत कम यूज होता है, कॉपर और कॉपर्स। कॉपर का मतलब आपको पता है तांबा होता है, एक मेटल है, लेकिन जब कॉपर्स वर्ड कहीं यूज कर लिया जाता है तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कॉइन्स ऑफ कॉपर को। तांबे के जो सिक्के पुराने टाइम में हमारे यहाँ चला करते थे, तो उन सिक्कों को अगर रिप्रेजेंट करना होता है, धातु के टुकड़ों को रिप्रेजेंट करना होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कॉपर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट पेयर दैट इज गोल्ड एंड गोल्ड्स। अब देखिए, गोल्ड भी रिप्रेजेंट एक मेटल को ही करता है, सोना जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब गोल्ड्स आ जाता है तो वो सोने के टुकड़े, सोने के जो बार्स होते हैं या सोने के जो बिस्किट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने लगता है। सोने के जो बार होते हैं या सोने के जो बिस्किट्स होते हैं। नाउ, फिजिक और फिजिक्स। फिजिक मतलब होता है मेडिसिन, और फिजिक्स आपको पता है भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
तो फिजिक और फिजिक्स में अंतर क्लियर रखिएगा, कब एस लगाना है कब नहीं लगाना है वो चीज़ें क्लियर रखें। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है जो अगेन एग्जाम में कई बार पूछा गया और आपको आगे भी मिल सकता है, ऑर्डर और ऑर्डर्स। ऑर्डर जो होता है वो हमेशा ओरल दिया जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने उसे दरवाजा खोलने का ऑर्डर आदेश दिया तो आई ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द डोर। ऑर्डर आदेश ओरल बोला था, लेकिन जब किसी को ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, अगर किसी का ट्रांसफर कर दिया गया और उसको ट्रांसफर हो जाने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं तो वो रिटन में जो दिया जाता है, जो कुछ भी रिटन फॉर्म में होता है, ऑफिशियली जो चीज़ बोली जाती है। अच्छा, ऑर्डर यहाँ देखिए पेरेंट्स भी दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन ऑर्डर्स हमेशा ऑफिशियल्स ही देते हैं। अधिकारी जो होते हैं, रिटन में जो पेपर में दिया जाता है चीज़ें, वो कहलाती हैं ऑर्डर्स। तो अगर किसी पर्सन का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स उसको दे दिए गए हैं, तब हम बोलते हैं दीज आर दी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। सो याद रखिएगा, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स वर्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ऑर्डर मौखिक, ओरल या नॉर्मल केसेस में यूज किया जाता है। फोर्स पावर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स का मतलब ही होता है बल, ठीक है ना। किसी काम को करने के लिए जोर लगाया जो जाता है वो होता है फोर्स। लेकिन जब फोर्सेस की बात की जाती है, आर्म्ड फोर्सेस, ये सभी आर्मी को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तब वो आता है हमारे फोर्सेस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, फोर्सेस इज आर्मी, फोर्स इज पावर। देन कंपास। कंपास का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना, दायरा बनाना, एक सीमा के अंदर करना, किसी चीज को लिमिटेड कर देना, दैट इज कॉल्ड कंपास। ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपासिंग, लिमिटिंग, लिमिट करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, दायरा बनाना, ये आ जाता है कंपास में। लेकिन जब आप वर्ड कंपासेस यूज करते हैं तो आपको पता होगा, आपने स्कूल टाइम में यूज भी किए होंगे, कैंपस सर्किल के लिए, नापने के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ये कुछ पेयर ऑफ नाउन्स थे हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंगुलर प्लूरल में कौन सा वर्ड कब कहाँ पे यूज होना चाहिए, मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसके यूजेस के अकॉर्डिंग, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में ही आते हैं ये सभी केसेस हमारे। चलिए इसके आगे की अगर बात करें, अब ये सेगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट्स को। जैसे अगर मैं आपको एक नॉर्मल से सिंपल सा सेंटेंस दे दूं, बोला गया ही कॉपीड, या थोड़ा सा इसको जगह बना के लिख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन के फॉर्म में ही ले लेते हैं इसको। ही कॉपीड वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम माई नोटबुक। मेरी कॉपी से, मेरी नोटबुक से उसने एक एक चीज़ एज इट इज़ छाप ली। कॉपी करना, नकल करना। वर्ड बाय वर्ड का मतलब आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ड बाय वर्ड का मतलब होता है एज इट इज़, पूरा का पूरा कॉपी करना, एक एक शब्द शब्दशः ऐसा ही छाप लेना, ठीक है ना, कॉपी कर लेना। तो वर्ड बाय वर्ड ये जो दिया हुआ है, इस पार्ट को अगर मैं अंडरलाइन करके आपसे पूछूंगी बताइए इसमें एरर कहां पर है, और इसके लिए मैं आपको अगर कुछ ऑप्शंस भी दे दूं, सपोज करिए ए ऑप्शन मैंने आपको दिया वर्ड फॉरवर्ड, बी दे दिया वर्ड टू वर्ड, सी दे दिया वर्ड्स फ्रॉम वर्ड्स, और लास्ट ऑप्शन मैंने दे दिया कि जो दिया हुआ पार्ट है वो सही है, यानी उससे कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? अब देखिए, स्पोकन के हिसाब से बहुत बड़ी गलतियां हम लोग ये करते हैं। स्पोकन में जो इंग्लिश बोली जाती है हमारी नॉर्मली, उसमें एरर है कि नहीं है ये हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पीकिंग करते समय केवल अपनी बात सामने वाले को समझानी है, ठीक है ना। आपका क्या बोलने का मतलब है वो उसको समझ में आ जाए, नॉर्मली हमारा काम इतने से चल जाता है। लेकिन जब एक सेंटेंस दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए ग्रामेटिकली सही है कि नहीं सही,
तब वहां पर बात रूल एंड रेगुलेशंस की भी आती है, ठीक है ना। तो स्पोकन में क्या चीजें हमने पढ़ी हैं और रिटन में क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, ये डिस्कशन करना हो जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो बाय यहाँ दिया है, ये जो फॉर दिया है, ये जो टू दिया है, ये जो फ्रॉम दिया है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्रपोजिशंस हैं। क्लियर, ये सारे वर्ड प्रपोजिशन है। अच्छा, अब रूल ये है कि अगर किसी प्रपोजिशन के पहले कोई नाउन आता है और वही सेम नाउन जो उसके पहले है वही सेम नाउन उस प्रपोजिशन के बाद भी आता है, पहले जो आया है प्रपोजिशन के वही प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन आ जाए, तो पहली कंडीशन ये होती है कि ये दोनों ही नाउन होने चाहिए सिंगुलर, सबसे पहली कंडीशन। तो एक ऑप्शन जो मैंने आपको यहां दिया था ना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिखता है प्रपोजिशन के जो पहले नाउन है वही बाद में भी है, उस कंडीशन में याद रखिएगा दोनों ही नाउन होने चाहिए थे सिंगुलर, तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर, दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, सबसे पहले इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा, जितने ऑप्शन प्लूरल में दिए हों सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि अगर किसी प्रपोजिशन के पहले और बाद में एक ही नाउन आता है तो वो दोनों नाउन होने चाहिए सिंगुलर, ठीक। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और हो जाती है कि किस नाउन के साथ प्रपोजिशन आना कौन सा चाहिए। अब ये जो रूल मैं आपसे यहाँ नाउन में भी डिस्कस कर रहा हूं ना, यही सेम रूल आपसे प्रपोजिशन टॉपिक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ नाउन होते हैं जिनके बाद आने वाले प्रपोजिशन बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पहली चीज तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा किस नाउन के साथ कौन सा प्रपोजिशन। अच्छा, सिंगुलर होना चाहिए, ये आप इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। डे बाय डे एक ऐसा एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में अक्सर यूज करते रहते हैं, इसलिए आपको आसानी से ये पता है। तो ये डे, बाय प्रपोजिशन हो गया, दोनों तरफ के नाउन हो गए हमारे सिंगुलर, ठीक, डे बाय डे हो गया, ये नॉर्मल। अच्छा, अब किसके साथ कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करने हैं, जैसे ये बेसिक एग्जांपल डे बाय डे दिया हुआ है, दिन पर दिन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा वन बाय वन का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। अगर किसी कमरे में कुछ लोग हैं जिनको बोला जाए कि आप लोग एक एक करके कमरे से बाहर निकलते जाइए, वन बाय वन होगा, एक एक करके। लेकिन जब कभी इंटरव्यू होता है और उसमें वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होती है, वन ऑन वन या वन टू वन, तो इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच में एक पर्सन से एक पर्सन साथ में बात कर रहा है। याद रखिएगा बिटवीन टू पीपल इज वन ऑन वन और वन टू वन, लेकिन एक के बाद दूसरा एक एक करके दैट इज वन बाय वन। सो डिफरेंस भी क्लियर रखिएगा, यहाँ पे ये फेजेस में आ जाता है, वन बाय वन आना चाहिए, वन ऑन वन दे देते हैं या वन टू वन दे देते हैं, एरर में आ जाता है, ठीक है ना। छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं, कौन सा पॉइंट कब एरर में कहां पर कैसे पूछ लिया जाएगा ये नहीं पता, इसीलिए जब भी कोई चीज की आप प्रिपरेशन करो ना, जैसे आप नाउन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी रूल अदर जगह पर भी यूज होने वाले हैं, जैसे अभी प्रपोजिशन की बात की, ये फ्रेज की बात की, तो वो साथ में ही अगर आप डिस्कशन कर लो तो आपको आगे के लिए कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है ना, पुराने रूल से रिलेट होता है। और जब आगे फिर कभी ये रूल पढ़ेंगे या प्रपोजिशन वाला पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन भी होता चलेगा, ठीक है ना। तो वन बाय वन, वन ऑन वन या वन टू वन, ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अच्छा, डोर टू डोर होता है, डोर के साथ टू आया। सिटी आफ्टर सिटी होता है, आफ्टर का यूज होता है। रो अपॉन रो होता है, और वर्ड के साथ फॉर का यूज होता है, वर्ड फॉर वर्ड। वुमन आफ्टर वुमन होता है, नाउन सिंगुलर। प्रपोजिशन कौन सा आना चाहिए वो जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो वर्ड के साथ द फिक्स प्रपोजिशन इज फॉर, वर्ड फॉर वर्ड होता है शब्दशाह, एक एक चीज एज इट इज बताने के लिए। सो अगर यहाँ पर इन ऑप्शंस को हम लोग देखें तो वर्ड फॉर वर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर, तो वर्ड टू वर्ड होता नहीं है, वर्ड बाय वर्ड होगा नहीं। अच्छा, ये ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है ना। तो ये फ्रेजेस जरूर ध्यान रखिएगा जो आपके लिए यहाँ पर लिखे गए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, वुमन आफ्टर वुमन।
प्रपोजिशन के दोनों तरफ एक ही नाउन अगर यूज होता है, दोनों नाउन सिंगुलर, और कौन सा प्रपोजिशन इंपॉर्टेंट है, सिटी आफ्टर सिटी, वुमन आफ्टर वुमन, वर्ड फॉर वर्ड, रो अपॉन रो। यहां पर एक चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं, देखिए एरर में एक ही चीज पूछ सकते हैं यहां पर, या तो सिटीज आफ्टर सिटीज दे देंगे, नाउन प्लूरल करके दे देंगे जो सिंगुलर आना चाहिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं, आफ्टर की जगह कुछ और दे देते हैं। अच्छा, सिटी आफ्टर सिटी एक ब्लैंक आपको दे दिया जाए और यहां पर पूछ लिया जाए कि बताइए इज होगा कि आर होगा, सिटी आफ्टर सिटी इज या आर, बताइए क्या होना चाहिए सही आंसर, कमेंट में भी जरूर बताइएगा। 2 मिनट के लिए आप पॉज कर सकते हो अपना आंसर डिसाइड करने के लिए, इज या आर में से, मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल। अब अगर आप मीनिंग केवल देखोगे ना, एक एक करके कई सारी सिटीज हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो आपको लगेगा कि बात एक से ज्यादा सिटीज की हो रही है और इसलिए आना क्या चाहिए, आर, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर से ध्यान रखिएगा, अब आप देखिए कैसे हमारे पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स काम आते हैं जो हमने पारसी में पढ़ा था। आफ्टर इज अ प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जो वर्ब आएगी वो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट का काम करेगा ये वाला वर्ड। और अभी पढ़ा कि दोनों ही नाउन जो प्रपोजिशन के पहले और बाद में आते हैं वो होते हैं सिंगुलर। अब चूंकि एक्सिटी सिंगुलर है, सही आंसर हो जाएगा इज। ठीक है ना? तो देखिए प्रपोजिशन एक और चीज डिफाइन करने में काम हो रहा है। लग रहा है कि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा सिटीज की बात करनी है तो फिर सिटी आफ्टर सिटी मत बोलिए, मैनी सिटीज बोल दीजिए। ठीक है ना? याद रखिएगा, नाउन सिंगुलर, प्रपोजिशन फिक्स, वर्ब अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसा भी आपका यूज हो। चलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कंपाउंड नाउन का। अच्छा, अब कई सारे नाउन के मैंने आपसे टाइप डिस्कस किए थे, उसी में अगर हम एक पॉइंट और ऐड करें कंपाउंड नाउन का पार्ट, तो देख लीजिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन का मतलब और कुछ नहीं है, जब एक नाउन के साथ एक नाउन और ऐड हो जाए, 2 नाउन एक साथ आ जाए, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। ठीक है ना? कंपाउंड का मतलब और कुछ नहीं है, मिक्स मतलब समझ लीजिए, एक से ज्यादा नाउन जब एक साथ आते हैं। ठीक है ना? जैसे बेसिक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए बॉय का प्लूरल क्या बनता है, तो आप क्लियरली बता दोगे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। फ्रेंड का प्लूरल अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्रेंड का प्लूरल आप क्लियरली बता दोगे दिस इज फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं इन दोनों नाउन को मिला देता हूं और सीधा सीधा आपसे पूछ लूं बताइए व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बॉयफ्रेंड, अब बॉयफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा। अब देखिए बॉयफ्रेंड हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन की बात नहीं हो रहा है कि बॉय अलग है फ्रेंड अलग है, एक ही पर्सन, ऐसा बॉय जो फ्रेंड है या ऐसा फ्रेंड जो कि एक बॉय है। क्लियर? 2 नाउन जब एक साथ आ जाते हैं इसे नाम दे दिया जाता है कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन। कंफ्यूजन एक ही चीज का होता है कि प्लूरल बनेगा किसका। 2 नाउन है, या तो हम ऐसा कर दें कि बॉयज और यहां पर फ्रेंड लिख दें, ठीक, या फिर हम ऐसा कर दें कि बॉय को ऐसे ही रहने दें, फ्रेंड का प्लूरल लिख दें, और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दोनों का प्लूरल बना दें, बॉयज भी कर दें और फ्रेंड्स भी कर दें। सो ये कंफ्यूजन आता है कि कौन सा नाउन है जिसका प्लूरल बनना चाहिए। ठीक है ना? अब इसका सिंपल तरीका क्या है, देखिए कंपाउंड नाउन है क्या वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इन कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन टू मेक प्लूरल, एस ऐड कहां करना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाए, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं इसका क्या है। देखिए कंपाउंड नाउन बोलता है कि नाउन के साथ नाउन आना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि 2 नाउन एक साथ ऐसे यूज होते ही नहीं है।
क्लियर रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है। दो नाउन एक साथ ऐसे यूज होते ही नहीं है। और इसका बेसिक बिल्कुल एग्जाम्पल अगर लिया जाए, अगर मैं आपसे बोलूं सेंटेंस, बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? दिस इज राम बुक। राम इज अ नाउन, बुक इज अ नाउन। क्या ये दोनों नाउन एक साथ ऐसे आ सकते हैं? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ सकते? उसका सिंपल सा रीजन है, नाउन सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी इकट्ठे एक साथ आते हैं क्या? नहीं, बीच में क्या लगाना पड़ता है? वर्ब लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तो वर्ब के बाद आ सकता है, तो बीच में वर्ब तो आ ही नहीं। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं जब दो नाउन एक साथ आ सकते हैं, वो जान लीजिए। दो नाउन एक साथ बैक टू बैक ऐसे यूज नहीं होते। कुछ कंडीशंस हैं जहां पर दो नाउन एक साथ आ सकते हैं। क्या कंडीशन है वो जान लीजिए, आपको आगे भी काम आएंगी। सबसे पहली कंडीशन, दो नाउन एक साथ तब आ सकते हैं जब हम उन्हें कॉमा या कंजंक्शन लगाकर जोड़ दें। कॉमा या कंजंक्शन, राम एंड मोहन, एंड कंजंक्शन लगा दिया गया तब आ सकते हैं। कॉमा लगा के भी जोड़ सकते हैं, विवेक कॉमा राम एंड मोहन। ठीक है ना, तो कॉमा लगा के दो नाउन एक साथ आ सकते हैं, एंड लगा के एक साथ आ सकते हैं। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कॉमा कंजंक्शन लगा के, पहला कंडीशन ये, कॉमा या कंजंक्शन लगाकर ही दो नाउन एक साथ आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन, दो नाउन एक साथ तब आ सकते हैं जब उनके बीच क्या लगा दिया जाए? प्रपोजिशन। अभी अभी पढ़ा था हमने, डोर टू डोर। अब देखिए, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक प्रपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दो नाउन एक साथ कब कब आ सकते हैं? पहला, कॉमा या कंजंक्शन लगा के जोड़ दिया जाए तब आ सकते हैं, कॉमा या कंजंक्शन से बीच में आना चाहिए। दूसरा, बीच में कोई प्रपोजिशन लगा दिया जाए तब आ सकते हैं। वर्ब के बाद तो आ ही सकते हैं, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। ठीक है ना, एक केस और ध्यान रखिएगा, अगर हम राम बुक की जगह ये लिख दें, राम्स बुक, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, जो कि एक्चुअली बताता है कि ये बुक है किसकी? राम की, जो कहलाता है हमारा कौन सा केस? पजेसिव। पजेसिव केस क्या है वो हम लोग ऑफ कोर्स अपने अगले वीडियो में डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ रूल डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन पोजीशन वाला वर्ड लगा के, पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ये तीसरा केस है। पहला कॉमा या कंजंक्शन लगा के, दूसरा प्रपोजिशन लगा के, तीसरा पोजीशन वाला केस बना के, पजेसिव केस अगर लगा दिया जाए एपोस्ट्रोफी, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक ऑफ राम। देखिए अगेन ऑफ लगा दिया, ऑफ भी पोजीशन को शो करता है और ऑफ इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन। तो दो प्रपोजिशन लगाकर हो गया या पोजीशन वाला केस। ठीक, तीन केसेस ये, कॉमा कंजंक्शन, प्रपोजिशन, पोजीशन लगाकर दो नाउन एक साथ आ सकते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो है दो नाउन एक साथ तब आ सकते हैं जब उनमें से एक नाउन किसी दूसरे नाउन के बारे में कुछ बताने लगे। मतलब हो तो नाउन, लेकिन एक नाउन की क्वालिटी बताने लगे, यानी काम किसका करने लगे? एडजेक्टिव का। जैसे सपोज करो सुबह सुबह आपने खरीदा एक टूथब्रश। ठीक, टूथब्रश खरीदा, उस कंडीशन में आप देखो, टूथ इज अ नाउन जिसका प्लूरल टीथ होता है, ब्रश इज ऑल्सो अ नाउन जिसका प्लूरल ब्रशेस होता है। लेकिन अगर ये दोनों वर्ड एक साथ यूज कर लिए जाएं, टूथब्रश, तो ये कंपाउंड नाउन हुआ। और यहां पर दो नाउन एक साथ आए जरूर हैं, लेकिन उनमें से एक नाउन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्लियर? बस ये डिफाइन करना अब रह जाता है कि दोनों में से कौन सा नाउन है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना,
कौन सा नाउन है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एडजेक्टिव होगा उसका प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल केवल नाउन का बनता है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लो कि दोनों में से एडजेक्टिव कौन सा है तो उसको हटा दीजिए, जो नाउन हो उसी का प्लूरल बना दीजिए। सो ये जो टूथब्रश है इसमें देखो आप बात किसकी कर रहे हैं। जब आप टूथब्रश खरीदते हो तो आप एक्चुअली टूथ खरीदते हो या ब्रश? डेफिनेटली ब्रश खरीदते हैं, बट एक ऐसा ब्रश जिसका यूटिलाइजेशन आप टूथ के लिए करते हो या टीथ पे करते हो, उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो नाउन हुआ वो जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, और बात हो रही है यहाँ पर ब्रश की। सो ओनली दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन, दिस टूथ बिकम्स इट्स एडजेक्टिव। और उस कंडीशन में आपको प्लूरल बनाना होगा केवल ब्रश वर्ड का, यानी टूथ ब्रश का प्लूरल बनता है टूथ ब्रशेस। किसके बारे में बात हो रही है, क्या एक्चुअल वर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस नाउन को, ये डिफाइन करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बेसिक से एग्जाम्पल पे अब आ जाते हैं। देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिए हैं आपके लिए। जैसे ये मेड सर्वेंट। अब आप देखो मेड सर्वेंट में बात एक्चुअली हो रही है सर्वेंट की, बट एक ऐसी सर्वेंट जो मेड है, ठीक है ना, तो आप प्लूरल मेड का नहीं बनाओगे, आप बनाओगे सर्वेंट्स का। चीफ मिनिस्टर में बात हो रही है मिनिस्टर्स की। सिस्टर इन लॉ में इन लॉज की सबकी बात नहीं होती, बात एक से ज्यादा सिस्टर्स की हो रही है। प्लूरल बनाओगे तो एक से ज्यादा में कन्वर्ट करोगे तो एक से ज्यादा सिस्टर होंगी आपके पास, एक से ज्यादा इन लॉज नहीं। मेजर जनरल में जनरल की बात कर रहे हैं, टूथब्रश में ब्रश की बात की जा रही है, ठीक है ना। ये सारे ही नाउन आते हैं हमारे कंपाउंड नाउन में। नाउन प्लस नाउन, दो नाउन एक साथ किस किस कंडीशन में आ सकते हैं वो डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा ये। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है। पहली चीज तो ये बिल्कुल मत रटना कि हमेशा सेकंड वाले वर्ड का ही प्लूरल बनता है, वरना ये इन लॉज वाले में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनका प्लूरल जब बनता है तो की वर्ड में लगाया जाता है, मेन वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड में। मदर इन लॉ का प्लूरल मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, जो इसका एक्सेप्शन है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड द एक्सेप्शन इज, अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड नाउन मिलता है, ध्यान से समझिएगा जो बोल रहा हूं, ऐसा कंपाउंड नाउन जिसमें मैन या वुमेन वर्ड आया हो और साथ में कोई एक प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, केवल मैन वुमेन वर्ड नहीं, साथ में एक प्रोफेशन भी, दोनों जब एक साथ आते हैं, ये एक ऐसा कंपाउंड नाउन होता है जिसका जब आप प्लूरल बनाते हो तो चेंजेस दोनों नाउन्स में होते हैं। दोनों नाउन्स मतलब मैन टीचर का प्लूरल मेन टीचर्स हो जाएगा, वुमन डॉक्टर का प्लूरल विमेन, ये ऑफ कोर्स डॉक्टर्स हो जाएगा। बट अब देखिए मैन ईटर और वुमन हेटर ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन क्यों है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ मैन या वुमन वर्ड तो आया है लेकिन साथ में कोई प्रोफेशन नहीं आया, और अगर प्रोफेशन नहीं आया तो इनका प्लूरल नॉर्मल कंपाउंड नाउन के केसेस की तरह बनेगा। मैन ईटर मतलब मैन की बात नहीं हो रही है, उसको खाने वाले की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल बनेगा मैन ईटर का मैन ईटर्स। मैन नहीं करेंगे यहां पर क्योंकि ये प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वुमन हेटर का प्लूरल वुमन हेटर्स हो जाएगा। आई होप ये जितने पॉइंट्स मैंने आपसे आज डिस्कस किए हैं आपको आसानी से समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी, और अपने पास इनका एक नोट्स जरूर बनाते चलिएगा आप। लास्ट टाइम प्रिपरेशन में ये एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ज़रूर करनी है। रूल्स मैं आपको कितने भी बता दूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको फ़ायदा इसका नहीं मिल पाता। और प्रैक्टिस के लिए भी ध्यान रखिएगा, स्पीड टेस्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किए हैं आप उनको आसानी से अवेल कर सकते हैं। इस चैनल जो हमारा ये है जिस पे आप वीडियो अभी वॉच कर रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आसानी से उनका लिंक। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो बोला गया है ना, कितना भी आप रूल पढ़ लो, जब तक यूज़ नहीं करोगे, आप उनको यूटिलाइज नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं कि कैसे आते हैं, तब तक आपको फ़ायदा उसका नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। इस नाउन टॉपिक को
और आगे कंटिन्यू करेंगे और जो बेसिक से पार्ट्स हमारे रह गए हैं उनको फिनिश करेंगे। तब तक के लिए शेयर कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी को नेक्स्ट पार्ट में।